हेलो स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने फिज़िकल फीचर्स में माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू। सबसे पहले तो प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू इज़ समथिंग बिटवीन प्लेन्स एंड माउंटेन्स, यानी कि फ्लैट लैंड लेकिन एट अ सर्टेन एलिवेशन, इसे कहते हैं प्लेट्यू। अगर प्लेट्यू वाला रीज़न देखें तो इंडिया में तो एक हमारे इंडिया में जो प्लेट्यू का शेप है वो एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर की तरह है। लोअर पार्ट जहाँ पर प्लेन्स के ख़त्म होते हैं वहाँ से प्लेट्यू शुरू होता है। मतलब कि जहाँ पर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ख़त्म होते हैं नीचे आकर, वहाँ से हमारा प्लेट्यू शुरू होता है। ट्रायंगल का जो बेस है प्लेन्स के, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में लाई करता है। देन इट फॉर्म्स इन इन्वर्टेड ट्रायंगल प्लेट्यू। प्लेट्यू का ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न प्लेन्स की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। प्लेट्यू कहाँ से और कैसे फॉर्म हुए हैं, इसका कंपोजिशन जो है प्लेट्यू को टेबल लैंड कहते हैं, क्योंकि टेबल कैसा होता है? टेबल ऊपर से फ्लैट होता है और थोड़ा एलिवेशन पर होता है, ऊंचाई पर होता है, थोड़ा सा माउंटेन, थोड़ा सा फ्लैट लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है बच्चों प्लेट्यू में। इसकी कंपोजिशन मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक की होती है। अब ये कहाँ से आया है? हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयाज़ कंपैरेटिवली न्यूली बॉर्न स्ट्रक्चर हैं, ये नए नए फिज़िकल फीचर्स हैं। लेकिन प्लेट्यू इज़ वेरी वेरी ओल्ड, क्योंकि ये गोंडवाना से टूटकर एशिया से जुड़ा था। राइट बच्चों, इसलिए ये लैंड मास काफ़ी पुराना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर वैलीज़ भी है, यहाँ राउंडेड हिल्स भी है, यहाँ पानी भी है, रिवर्स भी है, हिल भी है, सब कुछ है यहाँ पर। इसको इसलिए दो डिवीज़न में बांटा है, एक सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो पहले पढ़ेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बच्चों। तो नर्मदा रिवर जो फ्लो होती है उसके ऊपर वाले एरिया को प्लेट्यू में, उसके ऊपर वाले एरिया को सेंट्रल हाईलैंड के एरिया में लिया गया है। साउथ में विंध्या रेंज और नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज से ब्लॉक हो जाता है। ये बाउंड हो जाता है अरावली रेंज और विंध्या रेंज से साउथ में और नॉर्थ में। कौन कौन सी रिवर्स बहती है यहाँ पर? चंबल, सिंध, बेतवा। वेस्ट में ये काफ़ी चौड़े और मतलब चौड़े यानी वाइड हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट की तरफ जाकर ये थोड़े नैरो हो जाते हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई वेस्ट की तरफ बड़ी है बट ईस्ट की तरफ छोटी हो जाती है। और ये ईस्टर्न एक्सटेंशन आगे आगे आता जाता है और इसे फिर बुंदेलखंड या बघेलखंड कहते हैं। अब ये ईस्ट में एक्सटेंड होकर कहाँ तक जा रहा है? तो बच्चों मालवा प्लेट्यू से वेस्ट से शुरू होता है और जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट डायरेक्शन तक वेस्ट में क्या हो रहा है? वेस्ट में ये कहाँ जाकर मर्ज हो रहे हैं? ये राजस्थान में जाकर मर्ज हो रहे हैं, जहाँ पर सैंड रॉक ये सब आने लगता है वहाँ पर, ये वहाँ जाकर ख़त्म हो जाते हैं। सो बच्चों दिस इज़ सेंट्रल हाईलैंड। अब बच्चों डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जो बचा हुआ पोर्शन जो नर्मदा के साउथ में है वो डेक्कन प्लेट्यू। ये जो ट्रायंगुलर मास है वो मेजर पोर्शन डेक्कन प्लेट्यू के अंदर लाई करता है, जो कि शुरू होता है नर्मदा के सर्दर्न पार्ट से। नर्मदा पार्ट में था सेंट्रल हाईलैंड और सर्दर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू है। इसका तो नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है, महादेव, केमूर हिल्स, माइकल रेंजेस, ये सब ईस्टर्न एक्सटेंशन में हिल्स हैं। अब ये प्लेट्यू हायर इन द वेस्ट स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स, इसकी एलिवेशन वेस्ट की तरफ ऊंची है और धीरे धीरे ये जेंटल स्लोप फॉर्म करता है टूवर्ड्स ईस्ट। इसकी तीन जो है प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं। ये
छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड के ईस्टर्न पार्ट में आता है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अब डेक्कन प्लेट्यू कैसे सेंट्रल हाईलैंड से अलग हो रहा है। डेक्कन प्लेट्यू है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट। बच्चों फॉल्ट क्या है ये हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो बच्चों ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का क्या मतलब होता है? हिंदी में घाट को हम जनरली कहते हैं कि नदी का किनारा, मतलब कि ये कोस्टल रीजन से रिलेटेड है। तो बच्चों वेस्टर्न घाट इज़ ए एरिया बिटवीन द प्लेट्यू एंड द अरेबियन सी। इन दोनों के बीच में नैरो सा स्ट्रिप है जो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन करता है, उसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। ये बिल्कुल कंटिन्यूस है, मतलब एक स्ट्रेच पर चलता है और किसी भी पास के थ्रू इट कैन बी क्रॉस्ड ओवर, मतलब कि इन घाट्स के बीच में जो पासेस बने हैं इधर से उधर जाने के लिए। वेस्टर्न घाट की एलिवेशन ईस्टर्न घाट से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ईस्टर्न घाट थोड़ा नीचे है और वेस्टर्न घाट थोड़ा ऊपर है। इसलिए वेस्टर्न घाट का नॉर्मल एलिवेशन 1900 मीटर से 1600 मीटर है और ईस्टर्न घाट का एलिवेशन 600 मीटर है। यहाँ पर किस तरह का मौसम रहता है? तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वी गेट ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है बच्चों? तो ओरोग्राफिक रेन यहाँ पर जो होती है वो मॉनसूनी क्लाउड्स होते हैं, ये बारिश से भरे क्लाउड्स होते हैं। एयर होती है बच्चों, क्लाउड्स के पहले एयर होती है और एयर में बहुत सारा मॉइस्चर होता है। वाटर वेपर है जो कि हीट की वजह से एयर कैरी कर रहा है। अब वो मूव्स हो रहा है, अब जैसे ही वो आगे जाएगा तो पहाड़ से टकरा जाएगा। बिकॉज ऑफ माउंटेन्स इट वोंट बी एबल टू मूव अहेड। अब क्या ये बादल सीधे नहीं जा पा रहे हैं तो डिस्ट्रक्ट हो जा रहे हैं, उनके रास्ते में एक बैरियर आ रहा है, पहाड़ आ रहे हैं, वो धीरे धीरे असेंड करेगा, मतलब ऊपर जाएगा, राइज करेगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो गर्मी थी, नीचे तो गर्मी थी, ऊपर ठंड है, तो वो रेस करेंगे तो वाटर वेपर विथ कूल डाउन एंड नाउ फॉर्म्स क्लाउड। दिस क्लाउड्स विल देन इवेंचुअली मेक द रेन हैपन। इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। वेस्टर्न घाट में इस तरह की बारिश होती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं जो कि ये मॉनसून रेन्स को आगे नहीं जाने देते हैं बच्चों, और वहीं पर बारिश हो जाती है। इन वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए तो अनाईमुड़ी है, विच इज़ अराउंड 2695 मीटर्स, एंड डोड़ा बेटा करके भी एक चोटी है जो कि 2637 मीटर है। नाउ इफ़ यू मूव्स टू ईस्टर्न घाट, उससे पहले बच्चों वेस्टर्न घाट नैरो थे और स्टीप थे, लेकिन ईस्टर्न घाट थोड़े ब्रॉड है। ये जो है कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट ये थोड़े लंबे भी हैं, इनका स्ट्रेच थोड़ा बड़ा है। महानदी वैली से शुरू होकर ये साउथ में नीलगिरी तक आते हैं। अनलाइक वेस्टर्न घाट्स ये थोड़ा डिसकंटिन्यूस है। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस चलते थे लेकिन ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स है, रिवर्स है बीच बीच में। जो मेजर रिवर्स है यहाँ की ईस्टर्न घाट से जो निकलती है बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं जाकर। महेंद्रगिरी सबसे हाईएस्ट पीक है जो 1501 मीटर है। वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचे हैं। अब ये दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजेस, मतलब कि बाउंड्री, ये दोनों एजेस डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्री बनाती है। बोथ मार्क द बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और इनके फीचर्स ये हैं कि यहाँ बहुत फर्टाइल ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में ही ज़्यादा पाई जाती है। इसको कहते हैं डेक्कन ट्रैप क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैप जैसा है और ब्लैक सॉइल से भरा है। बच्चों डेक्कन प्लेट्यू के लिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये प्लेट्यू वॉल्केनिक इरेप्शन के लावा के कूल डाउन होने से बना है। वॉल्केनो जब हुआ था और वॉल्केनोस में से जो लावा निकला था उसका ठंडा होने के बाद में उस मिट्टी से ये बना है, इसलिए यहाँ इग्नियस रॉक है। ये रॉक ब्रेक होकर ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट बच्चों अब हम पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट।
नाउ वी विल टॉक अबाउट डेजर्ट्स। आपको पता ही होगा कि डेजर्ट्स का क्लाइमेट ड्राई होता है, बारिश ज़्यादा नहीं होती है। ये अरावली हिल्स के लेफ्ट साइड में बने हैं। यहाँ पर बहुत सारा सैंड ड्यून्स मिलते हैं, अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स। अंड्यूलेटिंग क्या होता है? ये वेव्स जैसे होते हैं। ये सैंड की छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ होती हैं जो वेव्स की तरह चलती हैं, मतलब दिखती हैं। विच हैज़ वेरी स्मूथ राइज एंड फॉल। बहुत छोटे छोटे सैंड ड्यून्स बहुत ही स्मूथ होते हैं। रेती के यहाँ बरसात 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। क्लाइमेट बहुत ड्राई है यहाँ का, इसी वजह से यहाँ वेजिटेशन बहुत कम है। इस पूरे डेजर्ट में एक रिवर है जिसका नाम है लूनी। इसके अलावा यहाँ देखने को मिलता है बर्चन्स। ये सैंड ड्यून्स होते हैं क्रीसेंट शेप के, अर्ध चंद्रकार के रेत के टीले को बर्चन्स कहते हैं, जो यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप ये सब जैसलमेर में देख सकते हैं। नाउ बच्चों, वी विल टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। बच्चों, कोस्टल प्लेन्स ने हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू को घेर रखा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये प्रोटेक्टेड है, ये कवर्ड है। ये कोस्टल प्लेन से की आउटलाइन बनी हुई है। वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और बॉटम में इंडियन सी। प्लेन्स मतलब फ्लैट लैंड्स और कोस्टल मतलब कोस्ट के साइड पर है। तो कोस्ट के साइड वाली लैंड को वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। पहले हम वेस्टर्न कोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सैंडविच हो जाते हैं, ये दब रहे हैं वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट से सराउंडेड हैं बच्चों। दोनों तरफ से वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में बसा हुआ है। ये बहुत नैरो है क्योंकि वेस्ट में जगह कम है, ईस्ट में जगह ज़्यादा है। ये वेस्टर्न नैरो कोस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण कहते हैं, जो कि मुंबई टू गोवा है। सेंट्रल वाले को कन्नड़ प्लेन कहते हैं और सबसे नीचे वाला सर्दर्न पार्ट रेफर्ड एज द मालाबार कोस्ट, क्योंकि तमिलनाडु के पास है। अब हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये ज़्यादा वाइड है बच्चों, ये ज़्यादा लेवल में है बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल। इसका सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो है नोन एज नॉर्दर्न सरकार और सर्दर्न पार्ट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये सब ईस्टर्न कोस्ट की नदियाँ हैं। इसमें चिलिका लेक एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। वहीं ईस्टर्न कोस्ट का बच्चों, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर डेल्टा भी फॉर्म करती है। डेल्टा इज़ ए लो ट्रायंगुलर एरिया ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स वेयर अ रिवर डिवाइड्स बिफोर एंटरिंग अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों, वी विल कम ऑन द आइलैंड। वाटर आइलैंड्स। तो बच्चों, आइलैंड इज़ ए पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ होता है। ये एक ऐसा लैंड मास है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल आप श्रीलंका मैप में तो देखते ही होंगे कि कैसे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमारे इंडिया के पास भी 2 आइलैंड मासेस हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, इट्स ए बंच ऑफ आइलैंड। वहाँ पर कावर्ती आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं। कावर्ती आइलैंड पर लक्षद्वीप के इट इज़ लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह है। इसका पहले नाम था लकडाइव, मिनिकॉय एंड अमिनडीव। ये बहुत छोटा सा एरिया है, करीब 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये इस छोटे से एरिया में ही सिमट कर रह जाता है। ये कोस्टल रीजन होने की वजह से इट इज़ रिच इन ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, प्लांटेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ एक पिटली आइलैंड है, वहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अंडमान एंड
एंड निकोबार आइलैंड। कंपेयर टू लक्षद्वीप इट इज़ बिगर इन साइज़। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बिखरे हुए आइलैंड्स हैं। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। यह आइलैंड्स की चेन है, ये चेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये चेन स्कैटर आइलैंड की है। ऐसा माना जाता है कि ये माउंटेन्स थे पहले और ये डूबे हुए थे, ये सबमरीन ऊपर आ गए और बन गए आइलैंड। दिस इज़ आइलैंड ग्रुप हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पहाड़ भी है, पानी भी है, इस वजह से यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है। इट इज़ वेरी सस्टेनेबल। इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड इट हैज़ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यहाँ थिक फॉरेस्ट भी है। ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, देश की सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बच्चों, हमने इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में अभी पढ़ा था। वी हैव फिनिश्ड द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि इनका इम्पोर्टेंस जो है वो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में ये कितना इनका इम्पोर्टेंस है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक चीज़ ज़रूरी है और दूसरी नहीं। तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे। जैसे माउंटेन्स क्यों ज़रूरी है, जबकि वहाँ ठंड होती है, वहाँ रहना डिफ़िकल्ट है, उबड़ खाबड़ है, पर माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। प्लेट्यू इज़ ए स्टोर ऑफ हाउस ऑफ मिनरल्स, जो कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है। नर्दर्न प्लेन्स हमारी कंट्री की ज़्यादातर अनाज की पूर्ति करता है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन ही इतनी फर्टाइल है। हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड है। कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स, जो कि वहाँ से फिशिंग होती है, ट्रेडिंग होता है, पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है, पानी से रिलेटेड चीज़ें सब यहीं होती है। ये सब इम्पॉर्टेंट है अपने अपने एस्पेक्ट्स में। इंडिया के सारे फिजिकल फीचर्स इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर बच्चों। थैंक यू।